सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज जो हमारी माह मैराथन का सब्जेक्ट होने वाला है वो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जो सेकेंड ईयर में हम करते हैं। जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा है इंग्लिश का, अगर आप लोगों के पास इंग्लिश है तो ये आपके लिए वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो इसमें वैसे मैंने इसकी पर्टिकुलर टॉपिक पे सीरीज़ नहीं बना रखी, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर रखा, तो इसलिए मैं इस वीडियो में हर एक टॉपिक का ब्रीफ में एक एक दो लाइन की एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। तो देखिए, जैसे हम यूनिट 1 की स्टार्ट करते हैं तो यूनिट 1 है हमारी टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल। हम अपर प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश को कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाने के क्या एम्स होते हैं। तो देखिए, इंग्लिश पढ़ाने के एक जर्नल एम होते हैं। मतलब इंग्लिश जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाएंगे तो जो बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। एक वो एम्स होते हैं जर्नल एम, यानी सबके लिए सेम। कुछ होते हैं स्पेसिफिक एम, कि पोएम पढ़ाने से पर्टिकुलर क्या होगा, ठीक है। तो जर्नल एम में जैसे बच्चे रिटन इंग्लिश समझे, इंग्लिश को समझे, अच्छी सही से इंग्लिश बोले, सही से इंग्लिश लिखे, ठीक है, ये सब आ जाते हैं हमारे जर्नल एम्स में। और स्पेसिफिक एम्स अगर आप आपसे पूछे तो अगर हम पोएम पढ़ाते हैं तो बच्चों को रेसिटेशन आएगी, प्रोनाउंसिएशन आएगी, रिदम्स बनानी आएंगी, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज जो मेन टॉपिक है, ये आ सकता है क्वेश्चन कि लैंग्वेज प्रोडक्शन में क्या स्टेजेस होती हैं। तो 6 स्टेजेस होती है लैंग्वेज को बनाने के लिए। सबसे पहला इंटेंडेड मैसेज, जो हम प्लान करते हैं एक मैसेज देने के लिए। देन मैसेज इज़ कन्वर्टेड इनटू लिंग्विस्टिक फॉर्म। फिर हमने जो माइंड में मैसेज क्रिएट करा उसे वर्ड्स में लाते हैं। जैसे कि हमें किसी को बात कैसे बतानी है उसे हम वर्ड्स में लाएंगे। फिर लिंग्विस्टिक फॉर्म इज़ एनकोडेड इनटू स्पीच। फिर जो हमने बोला है, ठीक है, मतलब जो हमने माइंड में सोचा है, फिर हम उस वर्ड को बोलेंगे। फिर वो जो साउंड है वो स्पीकर के माउथ से जो इंसान सुन रहा है, हियरर के ईयर तक जाएगी। फिर जो स्पीच है वो डिकोड होगी। डिकोड मतलब मीनिंग निकालेंगे। फिर मीनिंग जो है वो पहुंचेगा कानों तक, और लास्ट स्टेप में मीनिंग निकालेगा जो हियरर है, ठीक है। तो ये इसके स्टेप्स थे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे को बताते हैं या दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। बेसिकली आप इतना ही मान लो कम्युनिकेशन का। और कम्युनिकेशन की ब्रॉडली 2 टाइप्स होती है, एक ओरल कम्युनिकेशन और एक होती है मतलब जैसे एक मौखिक, एक लिखित। मैं बेसिक अगर आपको बताऊं तो हिंदी में एक्सप्लेनेशन के लिए। और जो सांकेतिक होती है वो मेन टाइप्स के अंदर नहीं आती। तो देखो, ओरल कम्युनिकेशन में क्या हो सकती है, एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता नहीं रही क्योंकि आप ओरल कम्युनिकेशन के बारे में जानते होगे। फिर देखो, एक्सेप्टेबल सिंटेक्स जो नेक्स्ट टॉपिक आता है। एक्सेप्टेबल सिंटेक्स होता है वर्ड्स का सही तरीके से लिखना। दिस माई नेम इज़ दीक्षा, अगर मैं ऐसी एक लाइन बोलूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। हर एक वर्ड मैंने यूज़ करा है, हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ठीक है, लेकिन उसका कोई सिंटेक्स नहीं है, लिखने का तरीका नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, सिंटेक्स होता है कि वर्ड्स को हमें कैसे कंबाइन करना है। नेक्स्ट टॉपिक आती है ग्रामर की नीड एंड इम्पोर्टेंस। देखो, ग्रामर जो होती है एक ऐसा शस्त्र होता है, आपको भी पता होगा, जो किसी भी भाषा को कैसे बोलना है ये बताता है हमें, कि हमें एक भाषा को बोलना है वो कैसे हम बताएं और हम कैसे यूज़ करके बताएं, किस तरीके से बोलना है। तो वो होती है ग्रामर। उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, तो ये सब ग्रामर के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर एंड क्वालिटीज़ ऑफ डाइवर्स लर्नर्स एंड नीड फॉर इंडिविजुअलाइज अटेंशन। तो डाइवर्स लर्नर होते हैं क्लास में, जैसे फिजिकली कुछ बच्चे होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं, कुछ एक्टिव लर्नर्स होते हैं, कुछ के पास हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है। तो हम इन सबको कैसे पढ़ाएं। सबसे पहला हम फिजिकल इंक्लूड करें इन्हें, यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, विजुअली डिसेबल्ड वाले बच्चे हैं, उन सबका ध्यान रखें। स्कूल में उनके लिए ऐसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बनाएं। उनका सोशल इंक्लूजन करें, उनकी कोई भी कास्ट, कलर, ग्रीड या फिर जेंडर हो उसके विपरीत हम उन्हें पढ़ाएं एक साथ। मिड डे मील जैसे होती है, सब बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता, एक साथ बुलाया जाता है, एक साथ खिलाते हैं। और जो उन्हें बनाती हैं वो भी ऐसी वुमेंस होती हैं, दलित वुमेंस होती हैं, ताकि इनके बीच में जो डिस्पैरिटी है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है कॉग्निटिव इंक्लूडेंस। मतलब बच्चों के माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिखाने के लिए तो एक साथ बिठा दिया लेकिन कुछ बोल रहे हैं, तो मेंटली भी हमें इन्हें इंक्लूड करना है। अब देखो, मल्टीपल वेज ऑफ लर्निंग। बच्चे किस किस तरीके से सीख सकते हैं, बोल के, वर्बल, या लॉजिकल मतलब माइंड से, विजुअल यानी देखकर, बॉडी का यूज़ करके जो काइनेस्टिक बोलते हैं जिसमें गेम्स वगैरह इंक्लूड होते हैं, और म्यूज़िक वगैरह का यूज़ करके,
इंटरपर्सनल्स होते हैं कि जो ग्रुप्स में सीखें, और इंट्रापर्सनल होते हैं जो खुद सीखे। इंटर मतलब जब हम एक दूसरे से सीखें, और इंट्रा मतलब होता है खुद से, ठीक है। तो यही होता है इसमें। अब देखो, प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑफ एन एलिमेंट्री चाइल्ड, बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी होनी चाहिए कि एलिमेंट्री चाइल्ड की, ओरली वो अच्छा बोले, रिटर्न उसकी स्किल्स अच्छी हो, विजुअल एड्स का हम यूज़ कर पाएँ और वो विजुअल एड्स को समझे, वो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करे और उनसे नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट वे ऑफ इम्प्रूविंग प्रेजेंटेशन स्किल्स, बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल कैसे इंप्रूव होगी, उन्हें फीडबैक देकर, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर हार्ड वर्क के लिए उन्हें रिवॉर्ड देकर, शेड्यूल, बच्चे टाइम पे काम करें उससे, ठीक है। तो देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम। इंडिया में अगर हम देखें तो क्या स्टेटस है इंग्लिश लैंग्वेज का। देखो, इंग्लिश जो है वो हमारे को पता है कॉलोनाइजेशन से आई थी, ठीक है, जब अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया था उसके बाद इंग्लिश आई थी, और आजकल हर जगह आप देखोगे इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इंग्लिश का क्या रोल है, इंग्लिश के बिना क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये इंग्लिश आने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो रहा है, वो आप इसमें अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है आपका जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज चेक होगी। अगर आपने मतलब इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं भी करी तो थोड़ी बहुत आप अपनी तरफ से लिख के करोगे तो वो भी सफिशेंट होगा। नेक्स्ट, अगर अब यूनिट पे मूव करें तो यूनिट 2 जो है वो है हमारी एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, यानी क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए एलिमेंट्री लेवल पे, ठीक है। अब देखो क्या क्या ज़रूरी है एसेंशियल्स ओरल कम्युनिकेशन के लिए। बच्चों के अंदर ओरल कम्युनिकेशन जिसमें स्पीकिंग और लिसनिंग आनी चाहिए, उन्हें स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, वो एक गुड स्पीकर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं। ओरल कम्युनिकेशन 2 होता है, स्पीकिंग और लिसनिंग। जब कोई बोल रहा है या आप सुन रहे हो तो ओरल कम्युनिकेशन हो रही है। अब आप बोलोगे कि जब मैं बोलूँगा तभी ओरल कम्युनिकेशन होगी, नहीं, जब कोई सामने वाला बोल रहा है, क्योंकि बोल तो वो भी रहे ना, आप सुन रहे हो, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग रिटर्न कम्युनिकेशन में आती है। तो स्पीकिंग में बात करना, कन्वर्सेशन करना, ये सब आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड स्पीच की, वो क्लियर हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, लिसनर्स आराम से सुन पाएँ, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। और एक गुड स्पीकर कैसा होता है, अर्नेस्ट होता है, मतलब वो फालतू की कोई बात नहीं करता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझता है अपनी, और वो अपनी जो टॉपिक को समझा रहा है उसे बहुत क्लियर वे में समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। वो अपने आप को कूल रखता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर एडवांटेजेस क्या हैं क्या कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, वो आप बता सकते हो। देखो, इंडिविजुअल साउंड नेक्स्ट टॉपिक जो है, इंटोनेशन, पॉजेज एंड वर्ड स्ट्रेस। इंडिविजुअल साउंड्स क्या होती है, सब लोगों की अपनी एक लैंग्वेज होती है, मतलब सब लोग अपनी अपनी कुछ वर्ड्स को बोलने का तरीका होता है, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज के लोगों के पास चले जाओ, सबके बोलने में टोन होती है, तो वो होता है इंडिविजुअल साउंड। इंटोनेशन होता है मेलोडी, कि आप एक किस तरीके में बोल रहे हैं, किस वर्ड पे कोई ज़्यादा फोकस करता है, किस वर्ड पे कोई स्लो फोकस करता है, आपकी इंटोनेशन कैसी है, ठीक है। और तो जैसे हम येस और नो क्वेश्चन पूछना है क्लास में, कोई धीरे से येस बोलता है, कोई तेज़ से येस बोलता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटोनेशन। पॉज क्या होता है, पॉज होता है टेम्परेरी स्टॉप, कुछ टाइम के लिए रुकना, ठीक है, वो होता है हमारा पॉज। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्ट्रेस, यानी कि जैसे कि मुझे बताना है कि क्वेश्चन आंसर्स करते हैं ना हम, जिसमें कि व्हेन डिड गांधी जी बॉर्न, तो हम सिंपल बोलेंगे गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो हम जो 2 अक्टूबर वर्ड है उस पर स्पेशल अपना फोकस डालेंगे, तो वो हो गया हमारा वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। वर्ड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि ये हमारी आंसर के मेन चीज़ को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट होता है सेंटेंस स्ट्रेस, जैसे एक स्टोरी पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, तो स्टोरी में अगर मुझे एक लाइन बच्चों को ये दिखानी है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उस लाइन पे फोकस ज़्यादा करूँगी, ठीक है। तो ये होता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डेक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपल सेंटेंस हो, जैसे माय नेम इज़ दीक्षा, बस सिंपल, फुल स्टॉप लगा दो। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नॉट वाले, नो वाले, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी टुडे, सिंपल, तो नो नॉट जिसमें नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव होते हैं जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, ये सब हो, कम डाउन, कम हियर, कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये होते हैं। एक्सक्लेमेटरी होता है जिसमें एक फीलिंग एक्सप्रेस करी जाए, डर की या सडन फीलिंग, सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करा जाए, वाओ, ठीक है, ये सब होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अब देखो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन जिसमें हम लिखें या पढ़ें वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट है वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी बिल्डिंग हम क्या होती है, देखो वोकैबुलरी होता है वर्ड्स का मीनिंग, तो उसको हम कैसे डेवलप करें। तो देखो लिसनिंग में जब हम लिसनिंग करेंगे तो हमें समझ आएगा, हमें सुनने की शक्ति बढ़ेगी, बोलेंगे तो हमारी बोलने की शक्ति बढ़ेगी, रीडिंग करेंगे तो हमें रीड करना आएगा, राइटिंग करेंगे तो हमें अच्छे से लिखना आएगा। इन चारों चीज़ों से हमारी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी। और अगर मुझे अपनी वोकैबुलरी और इम्प्रूव करनी है तो मैं डिक्शनरी का यूज़ कर सकती हूँ, वर्ड्स वॉल बना सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। वर्ड्स वॉल में एक वॉल पे डिफरेंट वर्ड्स के मैं फ्लैश कार्ड्स वगैरह पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और होमोनियम्स के बारे में उन्हें बता सकती हूँ कि वो क्या होते हैं। जैसे एंटोनिम्स होते हैं जैसे अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं, सिनोनिम होते हैं ऐसा वर्ड जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है। और होमोनियम्स होते हैं जिसका जो सुनने में होमोनियम्स होते हैं जो सुनने में सेम लगे, जैसे जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन तो क्या कहते हैं सेम होगी बट उनका मीनिंग अलग होगा, ठीक है। तो वो हो गए हमारे होमोनियम्स, जैसे कि बुक, या फिर अगर मैं बोलूँ कि चेयर। एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है किसी को प्रॉपर पर्टिकुलर को फोकस करके बोलना, या एड्रेस होता है किसी के घर का रास्ता। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है वो है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स एंड टेंसेस फॉर्म। नाउन होते हैं नेम, किसी भी चीज़ का नाम, मैं बेसिक सा बता रही हूँ, ठीक है। और नाउन के टाइप पूछ सकते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होते हैं जब मैं किसी इंसान का प्रॉपर नाम बोलूँ, जैसे राहुल स्टैंड अप। अब मैं नेक्स्ट अगर बोलूँगी ना कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब होता है इसमें पर्टिकुलर ग्रुप का पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लिया जाता। जैसे मैं बोलूँगी द बॉय स्टैंड अप, तो बॉय एक कॉमन नाउन है, उसमें ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसमें मैं ग्रुप की बात करती हूँ। मटेरियल नाउन में किसी ऑब्जेक्ट की बात करती हूँ जो लिविंग नहीं है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसमें जैसे क्वालिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी जिसको मैं टच और फील नहीं कर सकती। नेक्स्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होती है नाउन से पहले लगने वाली, जैसे आई, मी, माइन, ही, शी, इट, जो हमारे नाउन को एनहांस करती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट होती है हमारी एडवर्ब्स। एडवर्ब जो होती है जो क्वालिफाई करती है एक वर्ब को, जैसे कि जैसे इंटेंसली, ऐसे वर्ड जो हमारे वर्ब को इन्हेंस करे, जैसे स्लो का स्लोली, हैप्पी का हैप्पीली, ठीक है। एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज़ की क्वालिटी बताता हो, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, एडजेक्टिव ऑर्डर वगैरह, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स वगैरह। कनेक्टिव्स होता है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ता है, जैसे बट और एंड, ठीक है। टेंसेस क्या होते हैं, समय। टेंसेस हमें बताता है समय के बारे में, कौन सा समय चल रहा है या चल रहा था या कोई चीज़ होने वाली है, वो होते हैं हमारे टेंसेस। नेक्स्ट है पंचुएशन। जब हम एक सेंटेंस को बोलेंगे और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना गाड़ी रेल छूट रही है किसी की, तो जब हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो हमें रुक के पॉज देकर एक टोन में बोलना होता है, तो होते हैं पंचुएशन। तो सेंटेंस की एडिंग में हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, कॉमा, सेमीकोलन और कोलन, ये सब कब लगते हैं, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स और सफिक्स है नेक्स्ट टॉपिक। प्रीफिक्स सफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है किसी वर्ड के पहले लगने वाला। जैसे टेनिस बोलूँगी तो मैं टेबल टेनिस बना दिया ना, तो टेबल मेरा देखो अगर मैंने बोला टेनिस, ये एक वर्ड है और मुझे प्रीफिक्स बनाना है तो मैं इसके आगे लगा दूँगी टेबल, तो मेरा हो गया टेबल टेनिस। या अगर मुझे कोई वर्ड दे दिया ब्लैक और मैं ब्लैक के पीछे कोई वर्ड लगाऊंगी तो वो हो गया सफिक्स। तो आगे लगने वाले हमारे होते हैं प्रीफिक्स एंड पीछे लगने वाले हमारे वर्ड्स होते हैं सफिक्स। जैसे मैंने एक वर्ड बोला अनकंफर्टेबल, तो अन हो गया मेरा प्रीफिक्स और कंफर्टेबल हो गया मेरा सफिक्स, या एबल मेरा हो गया सफिक्स हो गया, ठीक है। तो यूनिट 2 में यही था, ग्रामर पोर्शन ज़्यादा था। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग अ फंक्शनल अप्रोच, कैसे एक फंक्शंस की तरह काम करता है। तो अप्रोचेस 4 अप्रोच हैं। स्ट्रक्चर अप्रोच, यानी कि हम स्ट्रक्चर को समझें, इंग्लिश के स्ट्रक्चर को समझें, इसमें फोनोमियंस, मॉर्फेम्स, वर्ड स्ट्रक्चर, जैसे हमने ग्रामर को समझा था वो होता है स्ट्रक्चरल। और एक होता है सिचुएशन, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम जब लैंग्वेज को समझेंगे वो होगी सिचुएशनल अप्रोच। यानी बच्चों को डिफरेंट सिचुएशंस दी जाए और उन्हें बोला जाए कि आपको इस लैंग्वेज में समझाना है, तो वो हो गई सिचुएशनल अप्रोच। फिर है कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसमें आप कम्युनिकेशन करके बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हो। या फिर जो लास्ट होती है वो है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में क्या होता है, बच्चों को खुद जो है लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करनी होगी, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, चारों अप्रोचेस को एक्सप्लेन करो, इसमें के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ, तो ये इसमें पूछा जा सकता है।
अब देखो, बच्चे राइटिंग तो करते ही रहते हैं क्लास में, लेकिन बच्चों के ओरल एक्सप्रेशन को इन्हांस हमें करना है। उन्हें जैसे सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करवाना है, बच्चों को रीडिंग अलाउड करके या बच्चों को पिक्चर्स दिखाई कि आप इस पिक्चर को देख के बताओ क्या मीनिंग बन रहा है। उससे बच्चे की क्या होगी, ओरल एक्सप्रेशन एनहांस होगी। नेक्स्ट है रीडिंग एंड राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बच्चों की रीडिंग और राइटिंग कॉम्प्रीहेंशन को इन्हांस करना है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। रीडिंग के लिए आप उन्हें क्या इनकरेज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बच्चे सेल्फ रीडिंग करें या क्लास रीडिंग करें, वीकली टेस्ट हो, लिटरेचर्स पढ़ें, ठीक है। और कभी कभी लेसन प्लान में भी आ सकता है कि लेसन प्लान बना के दिखाओ रीडिंग पे या राइटिंग पे, कि बच्चों से आज आपको रीडिंग करवानी है या राइटिंग करवानी है तो उसके लिए आपको लेसन प्लान बनाना है। तो यूनिट 3 में आपको कंस्ट्रक्शन आ सकता है लेसन प्लान का। अब आते हैं हम यूनिट 4 पे, जो है रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ाने के लिए मैं किन साधनों का यूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि टेक्स्ट बुक क्या होती है। ये मैंने आपको दूसरी यूनिट्स में भी करा रखा है कि टेक्स्ट बुक क्या होती है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है टेक्स्ट बुक का, या रीडिंग टेक्स्ट बुक से क्या होगा, प्रैक्टिस बुक्स क्या होती हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अलावा हमें बच्चों को किन चीज़ों के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, जैसे कि पिक्चर बुक्स हो गई, पोएम्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई, सॉन्ग बुक हो गई, चिल्ड्रन लिटरेचर हो गए, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कि मैं क्या टीचिंग एड्स यूज़ करके इंग्लिश को पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, टीचिंग एड्स के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड हो गए, चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए। तो और ये आपसे बोल सकते हैं कि आपको एक मॉडल क्रिएट करना है, आपको एक फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, तो आप किस टॉपिक्स पे बना सकते हो, या फिर ये आपको एक टॉपिक देंगे कि आपको बच्चों को ये स्टोरी पढ़ानी है तो आप किस टीचिंग एड का यूज़ कर सकते हो। तो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड स्केचेस का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो ड्राइंग होती है, ठीक है, और रेडियो का यूज़ कर सकते हैं, टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह का क्या यूज़ कर सकते हैं, उनकी क्या एडवांटेजेस होती है। ठीक है, ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है, और नॉन प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, जिसमें ग्राफिकल एड्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स कितने तरीके के होते हैं ये पूछ सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, उनकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पोस्टर के थ्रू आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, बच्चों को आप एग्जीबिशंस में कैसे लेके जा सकते हो, पपेट्स के थ्रू कैसे पढ़ा सकते हो, चौक और बोर्ड से कैसे पढ़ा सकते हो, क्या यूजेस हैं उनके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। बुलेटिन बोर्ड, जो क्लास में ग्रीन बोर्ड होता है जिसमें हम पिक्चर्स वगैरह पेस्ट करते हैं, उसके थ्रू कैसे पढ़ा सकते हो। ठीक है, फील्ड ट्रिप कैसे लेके जाओ, उन्हें ड्रामा में कैसे पार्ट करवाओ जिसमें रोल प्ले वगैरह आता है। ठीक है, रोल प्ले में बच्चे कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी लैंग्वेज को। नेक्स्ट है लिटरेरी एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ कैसी हो बच्चों के लिए से उनकी लैंग्वेज इंप्रूव हो, जिसमें रोल प्ले आता है, डिस्कशन आता है, क्वेश्चन आंसर सेशन आता है। ठीक है, और ये टॉपिक दे सकते हैं कि आपको एक टॉपिक दे दिया और उस पर आपको रोल प्ले बनाना है, या फिर रोल प्ले को यूज़ करते हुए आपको एक टॉपिक को बच्चों को पढ़ाना है। गाइडेड स्पीच के थ्रू पढ़ाना है। गाइडेड स्पीच होती है बच्चों को स्पीच देनी है और उसमें आप बीच बीच में उन्हें जहाँ ज़रूरत होगी आप हेल्प करोगे। एक्सटेम्पोर क्या होता है, जिसमें एक एट अ टाइम एक टॉपिक दिया जाता है, बच्चों को पहले से एक टॉपिक नहीं पता कि उन्हें किस पे बोलना है और तभी उन्हें वो टॉपिक दिया जाता है और तभी बच्चे उस पर बोलते हैं। ग्रुप वर्क बच्चे को कैसे इन्हांस करेगा लैंग्वेज लर्निंग के लिए। लैंग्वेज गेम्स के आप खिला सकते हो। ये पूछ सकते हैं कि आपको लैंग्वेज गेम क्रिएट करने हैं बच्चों के लिए, क्या यूज़ करोगे, कैसे पढ़ाओगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी का यूज़ करके और इंसाइक्लोपीडिया का यूज़ करके आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे। डिक्शनरी में वर्ड के मीनिंग होते हैं, ठीक है, और इंसाइक्लोपीडिया में एक टॉपिक के अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, उस टॉपिक के अंदर डीप मीनिंग होता है, उस टॉपिक के अंदर क्या और चीज़ें हैं कि उसके बारे में डीप नॉलेज। जैसे प्लांट के बारे में जो इंसाइक्लोपीडिया होगी उसमें प्लांट्स के बारे में हर एक चीज़ होगी, ठीक है, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या उनके एडवांटेजेस हैं, क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है। बिब्लियोग्राफी होता है कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, वो मैंने किस सोर्स का यूज़ करके पढ़ाया है, मैंने कोई न्यूज़पेपर से पढ़ाया है या फिर मैंने किसी डिक्शनरी का यूज़ करा है, तो वो सब मेंशन होता है बिब्लियोग्राफी में। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट में जो फ़ोटोज़ लगाते हो वो आपने कौन सी साइट से लगाई, तो बच्चों को हम अगर ये बोलेंगे ना तो बच्चों और एक्सप्लोर करेंगे। अब तो ये थी यूनिट 4। जो हमारी यूनिट 5 है वो थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, जिसमें आता है कि बच्चों का लर्निंग असेसमेंट कैसे करेंगे, आंकलन कैसे करेंगे, ठीक है, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम बच्चों का, किन किन तरीके से हम बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द असेसमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, किन किन फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होता है बच्चों का असेसमेंट। जैसे कि बच्चों का लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग है, सबकी लैंग्वेज अलग है, पता नहीं है कि बच्चों की प्रोफिशिएंसी कितनी है इंग्लिश लैंग्वेज में,
उनकी नेटिव लैंग्वेज कैसी है, उनको स्कूलिंग कब तक मिली है, ये सब आता है, ठीक है। और पूछ सकते हैं एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक रिसोर्सेज, यानी किन रिसोर्सेज का यूज़ करके आप बच्चों की असेसमेंट कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए कि बच्चों में ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए, वो चीज़ें बच्चों के अंदर आई कि नहीं, लिटरेरी स्किल में बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, खुद कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। पैटर्न ऑफ एजुकेशन कैसे चेंज हुआ है, जैसे समेटिव असेसमेंट 1, SA 2, FA1 जो पीरियोडिक एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, यूनिट टेस्ट के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। CCE जो होता है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, CCE होता है, आपको CCE के बारे में पता होगा, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी हमें बच्चों की लगातार असेसमेंट करनी है। ऐसा नहीं है पूरे साल का भी बच्चों को देखा नहीं, सिर्फ एक एग्ज़ाम लेके उन्हें जज कर रहे हैं, नहीं। कॉम्प्रिहेंसिव होता है हर एक फील्ड में, और इवैल्यूएशन उनका आंकलन करना है। तो CCE के बारे में ये पूछ सकते हैं कि क्या होता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि आपने CCE के बारे में मोस्ट ऑफ द सिलेबस में पढ़ा होगा कि क्या होता है, और आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इंग्लिश को कैसे इंपॉर्टेंस देता है। और देखो अब लेसन प्लान बनाने के लिए आ सकते हैं इसमें आपको कि लेसन प्लान आप बनाओ इंग्लिश को किसी चीज़ का यूज़ करके, और CCE का पैटर्न आपको फॉलो करना है। CCE में बताते हैं कि कितने मार्क्स का वेटेज हमें देना है किस क्वेश्चन को, कोई पोएम लिखने के लिए दे सकते हो। अब देखो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक वो फीडबैक होता है जो सच में किसी का फ़ायदा करे, जैसे कि बच्चे ने एक पोएम सुनाई, उसमें उसकी कुछ गलतियाँ थी। अब कुछ टीचर ऐसे होंगे जो बच्चों पे ध्यान ही नहीं देंगे, लास्ट में बोल देंगे हाँ बेटा अच्छा सुनाया बैठ जाओ। कुछ टीचर ऐसे होंगी जो बच्चों को बोलेंगी बेटा आपकी यहाँ मिस्टेक्स थे, आपको यहाँ इम्प्रूव करना है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। अब बच्चों के क्या रोल होंगे इसमें, बच्चे इंग्लिश यूज़ करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जैसे नाउन्स वगैरह में, ग्रामर्स में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करते हैं, तो ये आ सकता है। और बच्चा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा है तो आपका क्या उसमें रोल होगा, इंडिविजुअलाइज असेसमेंट का या ग्रुप वर्क का क्या रोल है। देखो हमने एक टॉपिक के ग्रुप को समझाया, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ आ गया होगा, तो आप इंडिविजुअलाइज उन्हें कैसे सिखाओगे, ठीक है। इंडिविजुअलाइज स्ट्रेटजी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ग्रुप एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप वर्क क्या होता है, सेल्फ करेक्शन क्या होता है, ग्रुप करेक्शन क्या होता है। सेल्फ करेक्शन में हम बच्चों को बोल सकते हैं डिक्टेशन ली, और टीचर अब उन डिक्टेशन में वर्ड्स को बोलेगी और बच्चों को बोलेगी आप साथ साथ अपनी नोटबुक्स को चेक करो, आपकी क्या मिस्टेक्स थी वो देखो। ये हो गई सेल्फ करेक्शन। नेक्स्ट होता है ग्रुप करेक्शन कि 5 बच्चे बैठे हैं, 5 को बोला जो 1 नंबर वाला है वो 2 को नोटबुक दे दे, 2 वाला 3 को दे दे, और आप एक दूसरे की आंकलन करो, एक दूसरे का असेसमेंट करो, ठीक है। तो वो होगा ग्रुप करेक्शन हो गया, ग्रुप असेसमेंट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक है। इससे जब अगर हम सेल्फ करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो उसमें हमें हमारी गलतियाँ पता चलेंगी, ठीक है, और हम सीखेंगे। और जो पीयर असेसमेंट होता है हमें पता चलेगा कि हमारे एज के बच्चे और क्या मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, और हम ऐसी मिस्टेक हमने तो नहीं करी और हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हमने यही देखा कि इन 5 यूनिट्स में क्या है। अगर आपको कोई टॉपिक में पर्टिकुलर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, या मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।